बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट समझ आ रहा होगा और प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, बेकस से लेकर मार्क वन तक हमने सब डिस्कस किया था कि कितने जो इसमें रेवोल्यूशंस आए, क्या क्या इसमें चेंजिंग हुई, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब कि कौन सी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनमें अपना पार्ट प्ले किया। इसके बाद जो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारा आज का टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर्स थे हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री से लेकर आज तक हमने जितने भी कंप्यूटर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि जनरेशन क्या होता है। द टर्म जनरेशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन, के मतलब कि वो जो जनरेशन है उसको इंडिकेट करती है, उस टेक्नोलॉजी की वेरिएशन को इंडिकेट्स करती है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई। मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग जब हम स्टार्ट लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स का कि 1942 से जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स थे वो हमारे बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि चार्ल्स बैबेज था उसके बाद उसने इसका फोरफादर, तो उसने डेवलप किया एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। तो उसके बाद से हमारे पास कंप्यूटर की जो एक शक्ल है जो आज तक हम तक पहुंची है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई है 1939 के अंदर, वर्ल्ड वार सेकेंड जो वर्ल्ड वार टू थी, तो उसमें कंप्यूटर ने एक बड़ा किरदार अदा किया है, एक बहुत उनका एक अहम रोल था। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो आप एक मूवी है इमिटेशन गेम्स, वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर ट्यूरिंग ने एक मैसेज को डिकोड करके जर्मन्स को कैसे जो है एक डिफीट की तरफ लेके गया था, वो इमिटेशन गेम्स। तो अगर हम इसको डिस्कस करें कि फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 से है, और अगर आप किसी और बुक में या किसी इंटरनेट पे देखते हैं कि वो 1946 लिखा हुआ है, तो बुक्स में ये डिफरेंट है, लेकिन इरा यही है कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड का जो हमारा टोटल ईयर्स हैं उसमें ही जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो तब से स्टार्ट होती है 1942 से 1955 तक। फिर उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आती है 1955 से 1964 तक, और उसके बाद थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक, थर्ड जनरेशन, फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से 1980 तक, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से टिल डेट तक अब तक जो है वो उसमें स्टिल जो है वो डेवलपिंग हो रही है। अब आगे जो है उसमें मज़ीद चीज़ें आ रही हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जितनी भी जनरेशन्स गुजर चुकी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें यूज़ की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स और मैग्नेटिक कोर मेमोरीज वर डेवलप, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ सेव भी तो करना था, उसके मैग्नेटिक कोर मेमोरीज जो हैं वो हमने यूज़ की गई थी, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स यूज़ की गई थी, और वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब मैं बताता हूँ कि आपको क्या होता है, उससे पहले एक एग्जांपल उसकी देख लें कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो उसका जो एक एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 18,000 मतलब कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स पर कंसिस्ट करता था, उस पर मुश्तमिल था। ये उसकी एक शक्ल है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का वो कैसा था। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पूरे रूम को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जो पर्सनस हैं वो उसी के साथ खड़े रहते थे, मतलब उसको मैनुअली चेंज करते थे, मैनुअली उसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा कंप्यूटर था कि उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसको चलाया और छोड़ दिया फिर उसके बाद नहीं। अब ये था कि इसके अंदर सिनेरियो ऐसा था कि इसको हर वक्त मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, इसका जो मेंटेनेंस करने वाला था वो इसके पास ही रहता था। और दूसरा ये कि आपको यहाँ पे एक फ़ीमेल नज़र आएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर्स थी वो फीमेल्स ही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो क्या थी। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास ट्यूब डिवाइस थी जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, कोई भी डिवाइसेस के अंदर, तो उसको कंट्रोल करती थी और उसको एम्पलीफाई करती थी। एम्पलीफाई का मतलब उसको मज़ीद स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन करना, मतलब हम यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स को हम एम्पलीफाई करते हैं, मतलब सिग्नल वीक हो जाए तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं तो वो सिग्नल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, मतलब तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को स्ट्रेंथन या एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी उसके फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो उसके कंप्यूटर्स 1 सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस तो कर सकते थे, ये उसका क्या था, एडवांटेज था। और उस वक्त ये काम करना एक बहुत ही मायने रखता था, मतलब कि मीनिंगफुल था कि उस वक्त के उस दौर में एक जो हम कैलकुलेशंस लेके बैठ जाते थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, वो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस सेकंड्स में कर देती थी। और जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज जो है वो अब तो रेयर हो चुकी है, लेकिन उस वक्त सबसे पहले मशीन लैंग्वेज से को यूज़ करते हुए ही हमने जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो डेवलप किए थे। और जैसे ही हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया उसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया तो वैक्यूम ट्यूब्स की लाठी निकल आई। मतलब कहने का ये कि उसके बाद हर चीज़ में फिर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके जो डिसएडवांटेज हैं, उसके नुकसान हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं वो साथ साथ होते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, क्योंकि मैन मेड चीज़, जो मैन मेड थिंग्स हैं वो कभी भी 100% एफिशिएंट हो नहीं सकती। तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज भी थे। उन डिसएडवांटेज में सबसे पहले कि ये कि बहुत महंगा था। आपने खुद अभी देखा पिक्चर के अंदर कि जो कंप्यूटर है वो ऑलमोस्ट पूरे रूम पे, और रूम भी छोटा नहीं, जो एक कहते हैं हॉल जिसको कह लें, कि उसको पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ था उसने। और उसके अलावा उसको मेंटेन करने के लिए हर वक्त उसके पास पर्सन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब मैन पावर जो है हमारी यूज़ होती थी। एक तरफ से हमारे जो काम है वो उसको तो वो काम कर रहा था, लेकिन जो अपना काम है उसका कि उसको मेंटेन करना, उसको उसमें चीज़ों को चेंज करना, उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनको तब्दील करना, तो वो हमारे पास उसका एक डिसएडवांटेज था। ये रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़े चीज़ को चलाने के लिए वैसे भी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होगी, और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की शेप में थी। हीट जनरेटेड एंड नीड एयर कंडीशनिंग। तो इस कंप्यूटर को हर वक्त चलाने के लिए हमें हर वक्त जो है वो एयर कंडीशन चलाने पड़ते थे। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि जैसे एटीएम होता है, एटीएम को कूल करने के लिए हमने एयर कंडीशन जो है वो उसका 24 आवर ऑन रखना पड़ता है। वो तो फिर आप सोचें कि एक छोटी सी डिवाइस है इस कंप्यूटर के मुकाबले में जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो अब सोच लें कि एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे हॉल पे कंसिस्ट करता हो तो उसके लिए कितनी एयर कंडीशन की ज़रूरत होगी हमारे पास। इसके अलावा एक्सपेंसिव था इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर प्रोसेसिंग। जो प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए हमें हर वक्त जो है वो उसकी कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमारा सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन कंसिस्ट करती है वो 1955 से 1964 तक है। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर डिवाइसेस होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं। ओपन और क्लोज कर सर्किट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करते हैं। इसके अंदर ये था कि जो वैक्यूम ट्यूब थी वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था और कम एफिशिएंट था। जो ट्रांजिस्टर्स था इसके अंदर सर्किट्स, ऐसे सर्किट्स थे, मतलब कि जो ट्रांजिस्टर था उसी के ऊपर अगर हम ये कह लें कि हम लगा सकते थे अपने वैक्यूम ट्यूब्स तो फिर भी ज़्यादा जो है ऑक्यूपाई करता था स्पेस, लेकिन ट्रांजिस्टर्स था उससे थोड़ा छोटा था। और जैसे ही ट्रांजिस्टर का रेवोल्यूशन आया, क्योंकि ये इन्वेंट हुआ था 1948 के अंदर, लेकिन इसको कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया गया 1955 के अंदर, क्योंकि जब तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स उसी वक्त बने जब ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया। इतना सारे 7 साल लगे एक्सपेरिमेंट्स करते 1955 के अंदर हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया। ये इन्वेंट हुआ था 1948 के अंदर बेल लैब्स में। ट्रांजिस्टर
जो है वो फिर आगे चल के हर डिजिटल सर्किट का की इंग्रेडिएंट बन गया, उसमें कंप्यूटर भी शामिल थे। इसकी एग्जांपल हम लें IBM 1794 सीरीज़ जो है वो IBM की वो सेकंड जनरेशन थी। CDC 164, IBM 1400 सीरीज़ जो है, अगर इन एग्जांपल्स के नाम आप नेट पे सर्च करेंगे, लिखेंगे, तो आपके सामने जो इनकी पिक्चर्स हैं वो भी शो हो जाएंगी। ये एक सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है हमारे पास, जो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो साइज़ है इसका वो पहले से बहुत 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 रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये स्टिल आजकल के कंप्यूटर के मुकाबले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो सेकंड जनरेशन थी और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर हम पंच कार्ड यूज़ करते थे। पंच कार्ड का जो कंसेप्ट है वो आपको लास्ट लेक्चर्स में क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा से उस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। उसके अंदर पंच कार्ड की जो टेक्निक है वो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है इसके अंदर, और बैच प्रोसेसिंग इसमें यूज़ होती थी सेकंड जनरेशन के अंदर। अब जो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू जनरेशन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उससे ये स्मॉलर साइज़ में था, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा था। मोर रिलायबल था, उससे ज़्यादा रिलायबल था। लेस हीट जनरेटेड के जो हीट थी वो कम जनरेट होती थी। मोर रिलायबल था। दिस कंप्यूटर वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड्स के पहले वो 1 सेकेंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस करता था, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो मिली और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर चली गई है। आपको मिली और माइक्रो का कॉन्सेप्ट पता होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हम जब पढ़ते हैं कि मिली, माइक्रो, नैनो, पैको, फेम्टो, एटो, जो भी जो स्केल्स हैं हम पढ़ते हैं, तो अब ये जो बात है वो मिली और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर चली गई है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी, और इंट्रोड्यूस भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हुई, जो अब तक लैंग्वेज की यूज़ की गई है और बेस समझी जाती है। मतलब कि कोबाल है, फोर्ट्रान है, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं वो सेकंड जनरेशन्स के अंदर यूज़ की गई थी। इसके अलावा अब इसके हम एडवांटेज की बात कर चुके हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, क्योंकि अब भी फुली जो है हमारे पास जो लैपटॉप की शेप में कंप्यूटर पहुंच चुका है उसके भी डिसएडवांटेज हैं, तो इसके तो फिर बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो जो डिसएडवांटेज है उसमें सबसे पहले एयर कंडीशन रिक्वायर्ड था, एयर कंडीशन, और बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो अभी आपने देखा, ये आपको कंप्यूटर पूरा नज़र आ रहा है, ये स्टिल ATM से भी बड़ा है, और उसको कूल डाउन करने के लिए हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत होती है, तो ये तो फिर भी उससे बड़ा है, तो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड था। हाँ, ये जो एक और फ़ायदा समझता हूँ मैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज है। फ़ायदा ये कि पहले जो है हमें हर वक्त उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है हमें उसकी हर वक्त मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। जब हमें कोई काम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़ती हो तो फिर हम उसकी मेंटेनेंस करते थे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। और हाँ, अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी होती थी, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ हमें चाहिए होती थी जो उसके जो चाहते थे कि हम कंप्यूटर से लें, तो उसके लिए हमें मैनुअली कुछ पार्ट्स और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो खुद हमें फ़िट करने पड़ते थे उसके अंदर। कमर्शियल प्रोडक्शन, अगर हम इसको कमर्शली देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पूरी बिल्डिंग तो ये कंप्यूटर ही ले जाएंगे, फिर उसके अलावा इसके एयर कंडीशन की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था ये यहाँ तक हमने बात की फर्स्ट जनरेशन और अपनी सेकंड जनरेशन की। जो थर्ड जनरेशन थी वो हमारी स्टार्ट होती है 1964 से 1975 तक ये कंसिस्ट करती है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो ट्रांजिस्टर्स थे उसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने रिप्लेस कर दिया। जो इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट है वो आया 1958 के अंदर। जैक किलबे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन फर्स्ट जो आईसी है वो इन्वेंट हुआ 1961 के अंदर। अब आईसी क्या होता है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो स्मॉल आईसी होता है, एक स्मॉल चिप होती है आईसी, तो उस सर्किट के ऊपर
जो सर्किट का साइज़ होता है वो 5 मिलीमीटर स्क्वायर साइज़ होता है। और दूसरा ये कि अ सर्किट इज़ डिज़ाइन टू हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स। मतलब कि जो हम ट्रांजिस्टर अलग-अलग लगाते थे वो एक ही चिप के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट इससे क्या बात हो सकती है कि एक आईसी के ऊपर कितने ट्रांजिस्टर्स हम लगा सकते हैं। मतलब हम प्रोग्रामिंग अपनी जो फंक्शनैलिटी है, प्रोग्राम है हमने जो उसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब तो बात ये आ गई कि हम एक चिप के ऊपर अब जितने मर्ज़ी चाहें वो ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं। तो जब आईसी का रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो कंप्यूटर है उसका साइज़ भी और रिड्यूस हो गया। दिन दिस जनरेशन मशीन यूज़ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। मतलब कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आया। तो और दूसरी बात ये कि पहले सबसे पहली जनरेशन के अंदर हमने बात की थी कि हमने यूज़ की मशीन लैंग्वेज, दूसरी के अंदर हमने यूज़ की असम्बली लैंग्वेज, और जो हमारे पास थर्ड जनरेशन है उसके अंदर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। ऐसी लैंग्वेजेस जो हम खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और उस कंप्यूटर को पास करेंगे तो वो इसको जो कंप्यूटर है वो अपनी लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करके उसको रीड कर सकता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? इंक्लूड सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट अमंग अदर्स के। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हाई लेवल जो है लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की गई थी। इनकी एग्जांपल IBM सिस्टम 360 और IBM 370, DEC, PDP-8, ये हमारी थर्ड जनरेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, बिकॉज हमने पहले देखा कि ट्रांजिस्टर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन अब जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर्स को ही एक चिप के ऊपर कर दिया। मतलब जितने मर्जी ट्रांजिस्टर्स चाहें वो एक चिप के ऊपर लगा दिए। तो लो जो हमारे पास उसका साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन बहुत ही रिड्यूस हो गया। हीट जो हीट जनरेट होती थी वो सेकंड जनरेशन से कम होती थी, लेकिन स्टिल जो है इसके अंदर हीट जनरेट होती थी। अब हीट तो आपके लैपटॉप्स में भी जनरेट होती है, आपके कंप्यूटर्स में भी जनरेट होती है, उसमें फ़ैन लगा होता है। आजकल कुछ ऐसे कंप्यूटर लैपटॉप्स आ चुके हैं जिनके अंदर फ़ैन नहीं होता, क्योंकि उनकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। दिस कंप्यूटर वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स। पहले हमने देखा कि उसने मिली सेकेंड्स से माइक्रो पे आया, अब माइक्रो से नैनो सेकेंड्स पे आ गया है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो, क्योंकि मेंटेनेंस का जो है वो लो होती थी, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते थे, ज़्यादा महंगा नहीं था। क्योंकि और दूसरा ये कि हार्डवेयर फेलियर्स भी कम होते थे। चीज़ छोटी हो तो वो ज़्यादा उसके चांस होते हैं कि वो ख़राब नहीं होती जल्दी। तो इसी तरह हमने जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी उसके अंदर ऐसे हार्डवेयर यूज़ किए जो छोटे साइज़ में थे, लेकिन जो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम थे, बहुत रेयर थे। इजीली पोर्टेबल के कहीं भी हम उसको उठा के रख सकते थे, कहीं भी लेके जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तरह सिर्फ एक ही रूम में रखना है और एयर कंडीशन लगा के रखना है। लेस पावर रिक्वायरमेंट दैन प्रीवियस जनरेशंस, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्योंकि जो हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन अभी बात करके आए हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही साइज़ बड़ा था और पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है इसकी जब साइज़ ही कम हो गया तो उसकी पावर भी जो है उसको कम रिक्वायर्ड थी। लेकिन स्टिल क्योंकि मॉनिटर जो होते थे वो ज़्यादा पावर लेते थे एज़ कम्पेयर टू जो आजकल हम LCDs या LEDs यूज़ करते हैं उसके। डिसएडवांटेज में इसके ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं हैं, लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेज ये हैं कि एयर कंडीशनर रिक्वायर था कुछ केसेस के अंदर। कुछ केसेस के अंदर ऐसे कि अगर हमने इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करना है या बड़े कंप्यूटर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ करना है, सुपर कंप्यूटर यूज़ करना है जिसमें IC सर्किट्स हैं। तो सुपर कंप्यूटर का साइज़ जो है वो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनसे बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। तो उसके लिए कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें हमें एयर कंडीशन लगा के उनको कूल डाउन करना पड़ता था। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो IC सर्किट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी कॉस्टली थी।
क्योंकि जितनी छोटी चीज़ बनानी है नफासत से बनानी है, क्योंकि उसके एक आईसी के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, डायोड, रेजिस्टर्स, सब चीज़ें कंसिस्ट करता है एक आईसी चिप, तो फिर उसको बनाने के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत थी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का, जो 1975 से 1980 तक था। कुछ जो ऑथर्स हैं वो इसको फोर्थ जनरेशन को ही हमारी फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसा हुआ कि जो आईसी, जब से आईसी की इन्वेंशन हुई आईसी सर्किट्स की, तो फिर उसके बाद आईसी को मज़ीद छोटा किया गया। इसके बाद कोई न्यू चीज़ जो है वो इन्वेंट नहीं की गई। तो इसको वो कुछ ऑथर जो हैं वो यही कहते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन है वही हमारी अब तक की जो चल रही है वो जनरेशन है। जैसे कि जो हमारे पेंटियम हैं कंप्यूटर्स, पेंटियम आर होता था पहले, कभी आपको याद हो तो मतलब 2006 के अंदर या 2003 इन ईयर्स के अंदर हम यूज़ करते थे पेंटियम आर, फिर क्वाड 2 आए, फिर क्वाड कोर आए। तो वो जो क्वाड कोर और क्वाड 2 थे वो माइक्रो प्रोसेसर्स थे जो उसके अंदर यूज़ किए जाते थे। इन फोर्थ जनरेशन आईसी सर्किट वर रिप्लेस विद माइक्रो प्रोसेसर्स, कि आईसी सर्किट्स को हमारे पास जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से कर दिया गया रिप्लेस। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही आईसी सर्किट्स को उसमें से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा नहीं था। एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो यूज़ किया गया, आईसी सर्किट्स को उसमें लगाया गया। जो एक माइक्रो प्रोसेसर था वो कंसिस्ट करता था पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर ही सब चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि अलग से हमें आईसी जो है वो उसमें लगाने पड़ते थे। सब जितना भी हमारा सीपीयू है वो पूरा का पूरा उस पर एक चिप के ऊपर कन्वर्ट हो गया। इसकी एग्जांपल हमारे लैपटॉप्स हैं, क्योंकि जब लैपटॉप हमें अलग से सीपीयू नहीं उसका लगाना पड़ता, उसी के अंदर हर चीज़ होती है। और सिंगल चिप्स के ऊपर जो है वो ऐसा होता है कि आईसी जो है वो उसी पे कंसिस्ट करते हैं। मैंने अभी बात की थी कि इसके बाद आईसीज़ के बाद कुछ इन्वेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो जो आईसीज़ हैं वो वही अब तक चलते जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ही हम यूज़ करते जा रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, लेकिन किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के ऊपर। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स पावर एट अ स्मॉल प्लेस, मतलब कि इतना रिड्यूस, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि हर बंदा हर रोज़ उसको यूज़ करता था, उसको यूज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो पहले तो क्योंकि कंप्यूटर्स कहीं कहीं अवेलेबल था, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी या कुछ अमीर लोग थे जो वही कंप्यूटर यूज़ करते थे। अब ऐसा नहीं, जब से फोर्थ जनरेशन आई उसके जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हुई, तो सब लोग ऑलमोस्ट हर किसी के पास किसी ना किसी हालत में कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल है। चाहे वो मोबाइल की शेप में हो उसके पास, चाहे उसके पास लैपटॉप हो, या वही जो हमारे ट्रेडिशनल पीसीज़ हैं वो अवेलेबल हों, किसी ना किसी सूरत में उसके पास अवेलेबल था। तो आईसीज़ और एलएसआई जो है वो इसके अंदर यूज़ किए गए। लार्ज जो एलएससी है उसका एब्रीवेशन है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन सर्किट तो यूज़ किए गए लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर। फिर उसके ऊपर एक आफ्टर एलएसआई यूज़ किया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ की गई। इस जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ ऑथर्स इसको माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन कहते हैं, कुछ जो है वो इसको माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन नहीं मानते। होप्स हो कि आपको फोर्थ जनरेशन की पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ हम आते हैं। स्मॉलेस्ट साइज़ बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी, के एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। अगर आपको मदरबोर्ड का पता हो किसी कंप्यूटर में, अगर आपने देखा हो तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसी के ऊपर हर चीज़ जो है वो फिट की गई थी। मतलब कि कंपोनेंट की डेंसिटी बढ़ा दी, एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फिट कर दी, लेकिन ये है कि उसका साइज़ है वो रिड्यूस कर दिया। मतलब कि हर चीज़ को हमें अलग-अलग इसके लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक ही मदरबोर्ड जो है सर्किट उसमें लगाया कंप्यूटर में, उसी के ऊपर हर चीज़ जो है वो फिट कर दी गई थी। इसी को कहते हैं कि हाई कंपोनेंट डेंसिटी जो है उसकी वजह से जो साइज़ है वो स्मॉलेस्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन।
हीट जनरेटेड इज़ नेग्लिजिबल, कि इतनी हीट थी कि उसको इग्नोर किया जा सकता था। नो एयर कंडीशन यूज़ जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे फास्टर था। लेकिन वही है ना कि जब इसका एडवांटेज होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि हमने उससे हमें नुकसान नहीं हो रहा। सिर्फ यही है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स की, वो थोड़ी कॉस्टली थी। वो जो कंप्यूटर का अंदर जो यूज़ होता है सर्किट, वो थोड़ा कॉस्टली था, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा आप कहेंगे कि इसका जो प्रोसेसर है, अक्सर बात करते हैं कि इसका प्रोसेसर जो है वो कम है, जिसकी वजह से ये स्लो है। जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे उतना कॉस्टली होगा, उतना ही महंगा होगा। ये कुछ 4th जनरेशन कंप्यूटर की हमारे पास शक्ल है। ये IBM का कंप्यूटर है जो IBM ने बनाया था, 4th जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर मॉनिटर है, CPU है और कीबोर्ड है, माउस है। दूसरा ये भी हमारे पास जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है जो यूज़ होता था, और इसके ऊपर जो इसका यूज़र इंटरफेस है, जो कंप्यूटर हमें स्क्रीन पे नज़र आता है, वो एक ब्लैक कलर का होता था। उसी के ऊपर एक कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होता था। उसके बाद हम बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो 1980 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो चल रहे हैं। पहले हमने बात की LSI की लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, फिर उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई। तो जो हमारी 5th जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, जब डेवलप हो जाएगी तो उसमें जो यूज़ किया जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि कंपोनेंट्स को और ज़्यादा छोटा कर दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो हमारे टैब्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, वो हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को ही यूज़ करते हुए जो है बनाए गए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 1982 के अंदर। और जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो हमारी फील्ड है, पूरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स दैट लेट द मशीन टू थिंक एंड डिसाइड देमसेल्व्स, कि कंप्यूटर इतना पावरफुल कंप्यूटर बना देना, उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है या उसका जो ब्रेन है वो इतना एफिशिएंट बना देना कि वो खुद ही सोचे और डिसाइड करे। अगर आप चाहते हैं कि इसको समझें कि AI क्या है, तो एक और मूवी आपको मैं सजेस्ट करूँगा, एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि आप अगर इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि क्या ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे होते हैं, और दूसरा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह वर्क करती है, कि हाउ इतना कैसे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर्स या रोबोट्स बना सकते हैं। तो वो है ईगल आई। आप ईगल आई मूवी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो कितना पावरफुल हो सकता है। तो 5th जनरेशन के अंदर हमने VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ। जो ये टेक्नोलॉजी थी एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स बनाती है, मतलब कि पावर्स जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो इन बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, जिनको बाद में रोबोट्स का नाम दिया गया, क्योंकि वो खुद ही सोचते थे और सोच के मुताबिक ही अपनी जो उसके अंदर फीड की गई थी चीज़ें, कि सेव की गई थी मेमोरी के अंदर, कि ये अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ऐसा परफॉर्म करना है, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ऐसा परफॉर्म करना है। मतलब कि खुद ही वो सोचता था और उसी के मुताबिक वो परफॉर्म कर देता है। आजकल जितने भी रोबोट्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स हैं जो वर्क करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वो सब हमारी 5th जनरेशन के अंदर आ जाती हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना काम हो चुका है कि एक सिस्टम अभी डेवलप हुआ जो पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमंस हैं उनका थोड़ा थोड़ा चेहरे का पार्ट लेके एक नया इंसान जो है वो नए इंसान की शक्ल जो है वो बना देता है। इसके भी एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। जो इसके एडवांटेज हैं वो ये कि मोर रिलायबल है, जो पुराने हमारे कंप्यूटर्स हैं उनसे फास्टर वर्क करता है, इजीली पोर्टेबल है, कहीं भी उठा के ले जाओ मोबाइल्स। और उसके अलावा लैपटॉप्स तब तो बहुत छोटे आ गए हैं,
उनको कहीं भी पोर्टेबल जो वो पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको लेके जाया जा सके, रखा जा सके, कहीं भी जो है वो फिट हो जाए। दिस कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस बट डिफरेंट फीचर्स विद डिफरेंट अफोर्डेबल प्राइसेस। जाहिर सी बात है कि अपना सिर्फ IBM तो नहीं, और भी कंपनीज जो है वो आ चुकी हैं। इंटेल जो है वो कोर चिप्स बनाता है। जो अगर आपके पास लैपटॉप्स हों या आपने देखा होगा तो उसके ऊपर इंटेल इनसाइड का जो है वो टैग लगा होता है। वो जो कंपनी है इंटेल, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ICs हैं, जो हमारे हार्डवेयर है वो बनाती है। हाई हैविंग एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। कैपेबल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये कि पहले ये होता था कि कंप्यूटर है, उसको एक टास्क असाइन किया, वो फिर एक काम करने के बाद दूसरा काम करता था, नहीं तो जो डेडलॉक हो जाता था कि वो जो पहला काम था वो भी रुक जाता था। अभी आपकी एग्जांपल आप ये देख लें कि एक कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, एक टैब के ऊपर आप म्यूज़िक लगाते हैं, म्यूज़िक लगा के उसके अलावा अगर आपने कुछ टाइप करना है, कुछ इंटरनेट पर सर्च करना है, यूट्यूब भी चल रही है, साथ में आपका सर्चिंग भी चल रही है। उसके अलावा आप और भी जो चीज़ें ऑन करना चाहें वो भी देख सकते हैं। आपने व्हाट्सएप भी है वो उसके ऊपर ऑन की हुई है। उसके अलावा फिर उसके ऊपर आपने कंप्यूटर के ऊपर फेसबुक भी ऑन की हुई है। हर चीज़ जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में चल रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है वो पहले एक टास्क परफॉर्म करता था, फिर उसके अलावा दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म होता था। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आप बहुत सारी ऐप्स को एक ही वक्त में जो है वो मोबाइल के अंदर चलाते हैं। अगर आपके फेसबुक पे कोई मैसेज आया तो वो भी उसी वक्त ट्यून बजेगी, उसी वक्त अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो वो भी उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो ये है हमारे पास कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग की एग्जांपल। वायरलेस, यू नो दैट के अब तो जो कुछ आ चुके हैं लैपटॉप्स, वो भी ऐसे हैं कि जिनको हम बगैर वायर के चार्ज कर सकते हैं। इनमें जो वायर्स थी, जो पहले हम वायर्स यूज़ करके इसको कीबोर्ड अटैच करो, फिर उसका माउस जो है वो वायर लगा के अटैच करो, तो उससे हमें छुटकारा मिल गया। हाँ, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कंप्यूटर के अंदर ब्रेन है तो वो ह्यूमैनिटी को हार्म कर सकता है, मतलब कि इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी जो एग्जांपल है, अगर वो समझना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको मूवी सजेस्ट किया ईगल आई, आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी कि वो कैसे एक कंप्यूटर जो है वो इंसानियत को नुकसान दे सकता है या क्या कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम अगर सेव कर दिया गया कि अगर कोई बंदा गलती करे तो उसको बगैर उसके सुने, उसकी कोई जो जिसे कहते हैं कि अदालत जो सुनती है उसकी हेयरिंग के बगैर ही उसको शूट कर दिया जाए, तो वो तो नहीं सोचेगा कि अब मैंने इसकी बात सुननी है या क्या करना है। वो तो सीधा इसको कोई गलती देखेगा तो उसको शूट कर देगा। तो इसी तरह जो वो इंसानियत को कंप्यूटर जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर कंप्यूटर हमसे मोर पावरफुल हो गए तो फिर इंसान तो नहीं रहेंगे। जो हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटी सी असाइनमेंट जो है वो मैं देता चलूँ। आपने ICs, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स, इनके बारे में सर्च करना है और मुझे रिटन असाइनमेंट जो है वो आपने सेंड करनी है। थैंक यू।